डोनाल्ड ट्रंप ने नादरीन एक ऐलान किया कि यूरोप के अंदर कहीं पे वो मुआहदा करेगा ईरान के साथ। लेकिन ट्रंप का दावा है कि जो मौजूदा खामनाई है, मुश्तबा खामनाई, उन्होंने मंजूरी दे दी है और कोई एमओयू साइन होने वाला है और कोई जंगबंदी का पक्का मुआहदा अमेरिका और ईरान के बीच में होने जा रहा है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि यूरोप के किसी मुल्क पे हम ये करेंगे। ये तो पाकिस्तान में होना चाहिए था, क्योंकि सालिस पाकिस्तान है। जब अमेरिका का कोई साथ नहीं दे रहा था तो पाकिस्तान साथ दे रहा था। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो टास्क दिया गया था पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वो एज इट इज नहीं हो पाया। अमरीकी शराइत के ऊपर पाकिस्तान ईरान को नहीं ला पाया। ईरानियों ने अपने हकूक सरेंडर नहीं किए। ईरानियों ने जंगबंदी का वो तरीकाकार कबूल नहीं किया जिसमें जिल्लत हो। और यही टास्क था जो मिला था पाकिस्तान को कि आपने अमेरिका और ईरान की जंगबंदी करवानी है, लेकिन इस तरीके से करवानी है कि उसमें अमेरिका को बहुत बड़ी फेस सेविंग मिले और ईरान थोड़ा बैकफुट पे जाए। तो ईरान ने वो कबूल नहीं किया। हां, ईरान ने ये जरूर कहा कि सालसी होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुआहदा होना चाहिए, ये वो कबूल करता है। लेकिन पाकिस्तान जो मनवाना चाह रहा था, अमेरिका जो पाकिस्तान के जरिए करना चाह रहा था, पाकिस्तान वो डिलीवर नहीं कर पाया। अगर पाकिस्तान वो डिलीवर करता तो याद रखिए ये मुआहदा पाकिस्तान के अंदर होता। वैसे होना पाकिस्तान में ही चाहिए, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है इसके बारे में। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि जनाब यूरोप के अंदर होगा तो अमरीकी शराइत और ईरानी शराइत जिस जगह पे जाके मर्ज हो जाएंगी ना, वहां यह मुआहदा हो जाएगा। और अगर यही मुआहदा होना था जो अमेरिका को अब दिखाई दे रहा है, तो ये तो ईरान के साथ अमेरिका खुद भी कर सकता था, या कतर भी करवा सकता था, या कोई भी मुल्क करवा सकता था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हां कह दिया, फिर ईरान ने भी हां कह दिया, और फिर खुशी का एक ट्वीट किया शहबाज शरीफ साहब ने। और वो जो खुशी वाला ट्वीट था उसमें शहबाज शरीफ साहब के ये अल्फाज थे जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद देयर अलाइज, अपने इत्तेहादियों के साथ, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere effective immediately। ये जो ट्वीट है ये शहबाज शरीफ ने अपनी खुशी से ट्वीट किया था और इसमें तस्करा किया शहबाज शरीफ ने कि जनाब हर तरफ जंगबंदी हो जाएगी, इत्तेहादी भी लड़ना बंद हो जाएंगे दोनों तरफ के। और इसराइली इसका मतलब है ना, इसराइल का नाम नहीं लिया, इत्तेहादी कह दिया। अमेरिका का इत्तेहादी इसराइल है इस लड़ाई के अंदर। तो वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने यह बता दिया था कि लेबनान इसमें इन्वॉल्व है, इसके अंदर शामिल है। अब इस पे अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया। कई घंटे गुजर गए अमेरिका में, देखें शाम का वक्त चल रहा था, अमेरिका जवाब दे सकता था, अमेरिका बता सकता था, तस्हीह कर सकता था कि जनाब लेबनान इसमें शामिल नहीं है। लेकिन हुआ क्या, दिन के वक्त शदीद बमबारी शुरू हो गई लेबनान में। लेबनान में अब तक कभी इतनी शदीद बमबारी नहीं की गई इसराइल की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज की गई है। इतनी शदीद बमबारी हुई है कि सिविलियंस की शहादतों के बारे में बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। बीबीसी 180 बता रहा था, कुछ मीडिया 234 बता रहे थे, कुछ इससे ऊपर बता रहे थे। तो 200 के लगभग लोग शहीद हो गए लेबनान के अंदर। बड़ी शदीद बमबारी हुई है, उसके मनाजिर देख के बंदा दहल जाता है। और देखिए ईरान का साथ दिया था हिजबुल्लाह ने। जब ईरान के ऊपर बुरा वक्त आया था और ईरान के ऊपर बमबारी हो रही थी लगातार अमेरिका और इसराइल की जानिब से, तब हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइल के ऊपर लड़ाई की थी और इसराइल को चैलेंज किया था। अब ईरान के लिए बहुत मुश्किल है, उनके सदर ने भी यह कहा है कि हम लेबनान को तनहा नहीं छोड़ सकते, कि इस वक्त जब ईरान की जंगबंदी होगी तो लेबनान के ऊपर अटैक होता जाए तो वो नहीं हो सकता। ये ईरान ने इसलिए बुनियादी शर्त रखी थी। अब शर्तों के ऊपर भी फटा पड़ गया। अमेरिकन कहते हैं शरायत कुछ और है, ईरानी कहते हैं शरायत कुछ और है। लेकिन इसमें ना हमें एक स्टेटमेंट देखना पड़ेगा इराक़ची का। जो ईरानी वजीर खारजा हैं वो ये कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट को पोस्ट करते हुए वो उसके ऊपर लिखते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी की शरायत वाज़े और दो टोक है। अमेरिका को इंतखाब करना होगा, या तो जंगबंदी या फिर इसराइल के जरिए जारी जंग। वो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकता। यानी या तो जंग खत्म हो जाएगी अगर आप इसराइल को नहीं रोकेंगे तो, वरना फिर जंगबंदी करनी है तो इसराइल को रोकना पड़ेगा। पूरी दुनिया लेबनान में होने वाले कत्लेआम को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है और दुनिया देख रही है कि क्या वो अपने वादों पर अमल करेगा या नहीं करेगा। यहां पे ना एक ट्वीट इससे ज्यादा वजाहत के साथ आया है कालीबाफ का। ये जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के आगाज से कबल 10 नकाती तजवीज़
की 3 अहम शिक्कों की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। वो ये कहते हैं कि 3 ऐसी शिक्के हैं जिनकी खिलाफ वर्जी हो गई है। जो 10 शिक्के हमने दी थी उनमें से 3 की खिलाफ वर्जी हो गई। एक तो ट्रंप की टीम ये कहती है कि जनाब ये वो शिक्के ही नहीं है, यानी वो कहते हैं कि पहले कुछ और थी, अब कुछ और हैं, हमने कुछ और दी है, ईरान कुछ और दे रहा है। चले वो तो जब बैठेंगे कोई ना कोई हल निकलेगा। जब आप टेबल पे बैठ जाते हैं ना और बीच में दूसरे ममालिक भी बैठ जाते हैं तो कोई ना कोई हल निकल आता है। हल इसका अच्छा ही निकल आएगा जब भी ये लोग बैठेंगे। इतने बेवकूफ लोग ये नहीं है, मुल्क चलाते हैं, इनको पता है कैसे करना है। लेकिन ये जो मामला है ना, यहां पे सबकी सिंह फंस गए हो गए। 3 चीजें ऐसी हैं जो मुज़ाकरात होने से पहले ही खिलाफ वर्जी हो गई है। अब इसके ऊपर ईरान कह रहा है तो फिर मुज़ाकरात का क्या फायदा? यानी अमेरिका का हमारे साथ एक तारीखी अदम एतमाद है। हर किस्म के वादों की बार बार खिलाफ वर्जियों की वजह से यह पैदा हुआ है। यह एक ऐसा तर्ज अमल है जो अफसोस के साथ साथ बार बार दोहराया जाता है। जैसा कि अमेरिका के सदर ने अपनी पोस्ट में वादे तौर पर कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की 10 नुकाती तजवीज़ मुज़ाकरात के लिए एक काबिल अमल बुनियाद है। उन मुज़ाकरात की बुनियाद फ्रेमवर्क है। ताहम इस तजवीज़ की 3 शिक्कों की अब तक खिलाफवर्जी की जा चुकी है। शिक्के कौन कौन सी हैं ये उन्होंने बताया। ये कालिबाफ ने उन्होंने कहा जनाब कि एक तो जंगबंदी का फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था और उसमें लबनान का जिक्र किया गया था, लेकिन लबनान के ऊपर अटैक किया गया। ईरानी फिजाई हदूद में घुसने वाले ड्रोन का दाखिला जिसे सूबा फारस के शहर लार में तबाह कर दिया गया, यह भी एक खिलाफ वर्जी है। ईरानी फिजाई हदूद की मजीद किसी भी खिलाफ वर्जी को रोकने वाली शिक जो है उसकी खुली खिलाफ वर्जी ये की गई है। ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के हक से इनकार, जो कि इस फ्रेमवर्क की 6ठी शिक में, वो कह रहे जी 6ठी शिक हमारी ये थी, जो 6ठी शर्त थी ईरान की वो ये थी कि जो ईरान यूरेनियम अफरूदा करता है उसका तरीक़ाकार तय कर लिया जाएगा, ईरान इससे दस्तबरदार नहीं होगा। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है कि ईरान उससे दस्तबरदार हो जाएगा, और यही बात इसराइल भी कर रहा है। तो वो कह रहे हैं दूसरी शिक ये खराब हो गई। एक तो ईरान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी, और दूसरा जो है वो यूरेनियम वाले मामले की खिलाफ वर्जी, और तीसरा वो ये कह रहे हैं कि जी लबनान के ऊपर अटैक कर दिया गया। अब इसमें ये कहते हैं कि फिर एक दूसरे से एतबार कैसे किया जा सकता है। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही इसकी खुलेआम और वादे तौर पर खिलाफ वर्जी की गई है। ऐसी सूरत हाल में 2 तरफा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई माकूल बात ही नहीं है कि हम अब जंगबंदी कर लें। ये मुज़ाकरात तो गैर माकूल है। कैसे मुज़ाकरात करें कि जिन शराइत के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं उन शराइत की 3 शिक्कों की 10 में से खिलाफ वर्जी हो गई है, ये कहा। अब ये यू टर्न अमेरिका ने क्यों लिया? देखिए, पाकिस्तान जब बोर्ड ऑफ पीस में गया था ना, तो पाकिस्तान ने कहा था कि जवाब जो दिया था वो ये कि अगर इसराइल को रोकना है तो इसको अमेरिका ही रोक सकता है, लिहाजा हम अमेरिका के साथ बोर्ड ऑफ पीस में जाकर बैठ गए। लेकिन अब जब अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे अटैक किया तो अमरीकियों ने बार बार यह कहा कि अमरीकी खारजा पॉलिसी को इसराइल कंट्रोल कर रहा है। यानी हमें यह लगता था कि इसराइल को अमेरिका कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अमेरिकन को यह लगता है कि अमेरिका को इसराइल कंट्रोल कर रहा है। अब कोई भी किसी को कंट्रोल कर रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसराइल को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद जो एक जंगबंदी हुई है वो उसको खराब कर सकता है। पाकिस्तान के वजीर दिफा भी इसके ऊपर बहुत गर्म होकर बोले। उन्होंने कहा जी कि ये इसराइल जो है उसको रोकना पड़ेगा, और वो ये सारा अमल इसको खराब कर रहा है जंगबंदी को। पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा, मिस्र को भी देखना पड़ेगा, तुर्की को भी देखना पड़ेगा, स्पेशली चाइना जो इसका एक बड़ा गारंटर है, जिसने इसमें रोल प्ले किया है पीछे रहकर। तो चाइना का भी एक बड़ा रोल है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा। तो इन सबको यह देखना पड़ेगा कि इसराइल को कैसे रोकना है। जेडी वेंस पाकिस्तान आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक जगह पे कहा कि नहीं, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे शायद ना जाएं, लेकिन जेडी वेंस के बारे में कहा जा रहा है वो पाकिस्तान आ सकते हैं। स्टीव विटकोफ पाकिस्तान आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दामाद कुशनर जो है वो पाकिस्तान आ सकता है। जेरेड कुशनर वो पाकिस्तान आ सकता है। इन 3 लोगों का नाम लिया जा रहा है, और उसके अलावा ईरान की जानिब से कालीबाफ का नाम लिया जा रहा है। 2-3 और लोगों का नाम लिया जा रहा है कि वो आएंगे और आकर ये मुज़ाकरात करेंगे। अब देखना यह है कि इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया मशगला भी ढूंढ लिया इस बीच में। तवज्जो डाइवर्ट करने का तो डोनाल्ड ट्रंप मास्टर है। उसने एक स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगा दी नेटो को और यूरोप को। धमकी क्या है ये देखें। नेटो wasn't there when we needed them. नेटो वहां मौजूद नहीं था जब हमें उसकी जरूरत थी, एंड they would not be there if we need them again. अगर हमें दोबारा उनकी जरूरत हुई तो वो फिर भी नहीं आएंगे।
तो नेटो से तो वो हो गया बिल्कुल मायूस। रिमेंबर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड को याद रखिएगा। उसके बाद कहता है दैट बिग पोरली रन पीस ऑफ आइस, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। मतलब क्या है? वो ये कहता है कि ग्रीनलैंड को नहीं भूलना, वो ग्रीनलैंड पे कब्जे की धमकी दे रहा। ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी दी थी। ग्रीनलैंड के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो करेंगे, आपको मैं उसकी तफसीलात बताऊंगा कि ग्रीनलैंड एक्चुअली है क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस जगह पे है, वहां पे किस तरह की मादनियात हैं, बर्फ से ढका हुआ एक बहुत बड़ा जजीरा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यूरोप के पास क्यों है, किसने दरियाफ्त किया था, आपको इसके बारे में बताऊंगा सारी तफसीलात। लानत भेजते हैं इंडिया के मामलात के ऊपर, और इन्होंने इंडिया से शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हम हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ हम हैं, और साथ में इन्होंने कहा कि ये जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है उसकी तकलीफ का इजहार किया। तो एक तरफ काला चैनल है जिसको एजेंसियां चलाती हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सोशल मीडिया के मुकाबले में अपने कुछ चैनल्स लॉन्च किए थे, जिनमें एक काला चैनल भी है। काले चैनल के और भी बहुत सारे छोटे छोटे इधर उधर उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं। कुछ सहाफियों को उन्होंने बरतानिया में, इधर उधर मुख्तलिफ मुल्कों में लॉन्च भी किया हुआ है काले चैनल के अंदर। तो ये जो काला चैनल जिसकी काली करतूतें हैं, इसके लोग दिन रात ये साबित करना चाह रहे थे कि ये जो कश्मीरियों की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है ये कोई जत्था है। लेकिन कश्मीरियों ने अपने इत्तेहाद से साबित किया कि वो जत्था नहीं बल्कि वो कश्मीरी अवाम है और वो अवाम की आवाज है। खवातीन भी उसमें निकल आई। फिर वो ये साबित करने पर लगे हुए थे कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं और इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है और ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं या कश्मीर को इंडिया के साथ लेकर जाके मिलवाना चाहते हैं। कोई इस तरह की बातें उन्होंने करना शुरू की। लेकिन इन तमाम प्रोपेगेंडों का तोड़ ये चंद सेकंड की वीडियो के अंदर है जो मैंने आपको सुनाई। ये 1 मिनट से भी छोटी वीडियो है, 2.5 मिनट का ये पूरा क्लिप है, मैंने ये सुना है। तो सारा प्रोपेगेंडा वाड़ के रख दिया उमर नजीर कश्मीरी ने। काला चैनल जो है उसकी सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई। देखिए बयानिया ऐसे नहीं बनता, ये नफरत फैलाने का काम कर रहा है। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जो एजेंसियों ने काले चैनल या इस तरह के और चैनल्स बनाए हुए हैं, उनके जरिए से वो लगातार नफरत फैला रहे हैं। उनके जरिए से वो लगातार पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। उनके जरिए से वो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जब बांग्लादेश टूटा था, उस वक्त जनरल याया के लोग ये काम कर रहे थे, जो आज दोबारा से काले चैनल से और इस जैसे लोगों से ये काम करवाया जा रहा है। बहरहाल ये प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। उमर नजीर कश्मीरी के मुंह से आपने सुन लिया, तो अब टाउट्स क्या कहेंगे? अब वो किस तरीके से कश्मीरियों को गद्दार करार देंगे? ये गद्दार गद्दार कहने वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान हम सबका है, हम सारे पाकिस्तान के मालिक हैं। हम सबको पाकिस्तान से एक जितना प्यार है। कोई यूनिफॉर्म के अंदर है, कोई यूनिफॉर्म के बगैर है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म के अंदर जो है उसको ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के सारे फैसले करे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की अवाम करेगी और पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान का वफादार है। लोगों को गद्दार मत बनाओ। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। इख्तलाफ राय को गद्दारी की वजह मत बनाया जाए।